शोभापुर नाम के एक राज्य में विलोचन नाम का एक चित्रकार रहता था। विलोचन चित्रकार अपनी कला में बहुत ही माहिर था। अपनी चित्रकारी करने के लिए वो अक्सर पहाड़ों, जंगलों और ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर जाया करता था। एक दिन की बात है जब विलोचन ऐसे ही एक पहाड़ी इलाके में घूम रहा था कि तभी उसे वहां पर एक कुटिया दिखाई दी। विलोचन सोचने लगा, इतनी सुंदर जगह पर यह कुटिया किसकी है? वो कुटिया के अंदर चला गया। उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक महात्मा जी थे। विलोचन ने उन्हें प्रणाम किया और उसे देखते ही महात्मा जी कहने लगे, आओ विलोचन, कहो कैसे आना हुआ? महात्मा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर विलोचन हैरान रह गया और कहने लगा, महात्मा जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? बेटा, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम शोभापुर के एक चित्रकार हो और तुम्हारे बनाए गए चित्र इतने सुंदर और मनोरम होते हैं कि वह किसी का भी मन मोह सकते हैं। परंतु ऋषिवर, ऐसी कला होने के बावजूद भी इस राज्य में मेरी कोई कदर नहीं है। निर्धनता के कारण मैं कोई सुख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। न जाने कब तक यह सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। बेटा, अब तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारा भाग्य अब जागने वाला है। परंतु इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कहिए ऋषिवर, आखिर क्या करने से मेरा भाग्य बदल सकता है? सुनो विलोचन, जब शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम और शेरपुर के युवराज यशपाल का आपस में विवाह हो जाए, तभी तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग सकता है और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऋषिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? राजकुमारी नीलम और युवराज यशपाल का विवाह, भला यह कैसे हो सकता है? क्योंकि इन दोनों राज्यों में तो आपस में वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। कुछ भी हो विलोचन, यह विवाह अवश्य होगा और इस विवाह को करवाने वाले माध्यम तुम बनोगे। इसी विवाह से तुम्हारा भाग्य भी जाग जाएगा। पर कैसे ऋषिवर? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। सुनो विलोचन, तुमने राजकुमारी नीलम को देखा होगा। हाँ ऋषिवर, मैंने राजकुमारी को देखा है। विलोचन, तुम्हें राजकुमारी नीलम का एक सुंदर सा चित्र बनाना होगा और उस चित्र को लेकर तुम शेरपुर के युवराज यशपाल के पास जाओगे। युवराज को तुम अकेले में राजकुमारी नीलम का चित्र दिखाओगे। नीलम का चित्र देखते ही राजकुमार यशपाल उस पर मोहित हो जाएगा और उसके रूप का दीवाना हो जाएगा। तब राजकुमारी नीलम का चित्र उससे पूछेगा कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है। महात्मा जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक चित्र कैसे बोल सकता है? बेटा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। राजकुमारी का चित्र बनाकर मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी ही कोशिशों से यह विवाह होगा। ठीक है ऋषिवर, अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाता हूँ। इसके बाद विलोचन राजकुमारी की तस्वीर बनाने में लग गया। 1 महीने की जी तोड़ कोशिश के बाद उसने राजकुमारी की बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई। फिर से वो तस्वीर लेकर वापस वन में ऋषि की कुटिया में आ गया। उसने वो तस्वीर महात्मा जी को दे दी और कहा, लीजिए महात्मा जी, मैं राजकुमारी की तस्वीर बनाकर लाया हूँ। तब महात्मा जी ने राजकुमारी की तस्वीर को अपने हाथ में लिया और कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे और फिर वो तस्वीर वापस विलोचन को थमा दी और कहने लगे, बेटा, अब यह तस्वीर लेकर तुम राजकुमार यशपाल के पास जाओ। बाकी का काम यह तस्वीर अपने आप कर लेगी। विलोचन उसी दिन तस्वीर को अपने साथ लेकर एक समुद्री जहाज में बैठ गया जो शेरपुर राज्य की तरफ जाता था।
कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो समुद्री शेरपुर राज्य के समुद्री तट पर जा पहुंचा। बिलोचन शेरपुर महल की तरफ चल दिया। महल के बाहर पहुंचकर उसने पहरेदार से कहा, पहरेदार, मुझे राजकुमार यशपाल से मिलना है। तुम कौन हो? मेरा नाम विलोचन है और मैं समुद्र पार दूर देश से आया हूं। पहरेदार विलोचन को अपने साथ लेकर राजकुमार के कमरे में पहुंच गए। तब विलोचन ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमार, मेरा नाम विलोचन है। मैं शोभापुर राज्य से आया हूं और मैं एक चित्रकार हूं। मैं अकेले में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। राजकुमार के इशारा करने पर पहरेदार उसी समय वहां से चला गया। विलोचन ने हाथ में पकड़ी हुई राजकुमारी की तस्वीर युवराज को दिखाई और कहने लगा, युवराज, यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब राजकुमार ने राजकुमारी नीलम की वो तस्वीर देखी तो तारीफ करते हुए कहने लगे, वाह चित्रकार, तुमने तो बहुत ही अद्भुत और सुंदर चित्र बनाया है। तुम्हारी कला का तो कोई जवाब नहीं। राजकुमार, अभी आपने इस तस्वीर की असली खासियत तो देखी ही नहीं। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इसमें? राजकुमार बड़ी हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगा। तभी उस तस्वीर में बनी हुई राजकुमारी के होठों से ये बोल फूट पड़े, युवराज, इतनी हैरानी से मेरी तस्वीर को मत देखो। अरे यह कैसा करिश्मा है? यह तस्वीर तो सचमुच बोल रही है। राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? राजकुमार यशपाल हैरानी से उस तस्वीर को देखता रहा और उसने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? परंतु तस्वीर ने युवराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब राजकुमार ने विलोचन से पूछा, विलोचन, इस तस्वीर ने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? युवराज, यह तस्वीर शोभापुर राज्य की राजकुमारी नीलम की है। लेकिन शोभापुर राज्य से तो हमारी खानदानी दुश्मनी है। दुश्मन की राजकुमारी की तस्वीर तुम मेरे पास क्यों लाए हो? क्योंकि राजकुमार नीलम आपकी होने वाली पत्नी है। ये सुनते ही राजकुमार का मुंह हैरानी से खुला रह गया और वो बोला, यह तुम क्या कह रहे हो चित्रकार? दुश्मन की बेटी से मेरा विवाह भला कैसे हो सकता है? राजकुमार, इसमें आप भला क्या कर सकते हैं जब विधाता ने ही ऐसा लिखा है। अच्छा राजकुमार, आप मुझे एक बात बताइए, क्या राजकुमारी नीलम आपको अपने लायक नहीं लगती? ऐसी बात नहीं है विलोचन, राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है। उससे विवाह करके तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, परंतु यह विवाह होना असंभव है। हमारे पिताजी महाराज यह रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। इसकी चिंता आप मत कीजिए युवराज, बस मुझे राजकुमारी के बारे में आप अपने विचार बताइए। तो सुनो विलोचन, राजकुमारी की तस्वीर देखते ही मैं उसके रूप पर मोहित हो गया हूँ और मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ। उसे पाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन विलोचन, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मेरे चाहने से यह विवाह नहीं हो जाएगा। युवराज, यह विवाह होगा और अवश्य होगा। मैं अभी आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूं, परंतु तुम मेरी तस्वीर का आखिर क्या करोगे? राजकुमार, मैं वापस शोभापुर पहुंचकर आपकी तस्वीर राजकुमारी को भेंट करूंगा। तब आपकी तस्वीर भी राजकुमारी नीलम से वही प्रश्न करेगी जो राजकुमारी की तस्वीर ने आपसे किया था। अच्छा, फिर तो विलोचन तुम मेरी तस्वीर अवश्य बना लो। राजकुमार, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही शोभापुर वापस लौट जाना चाहता हूं। विलोचन, तुमने राजकुमारी की तस्वीर दिखाकर मेरे दिल में जो प्रेम की आग भड़काई है, उसका अंजाम न जाने क्या होने वाला है। पता नहीं राजकुमारी नीलम से मेरा विवाह होगा भी या नहीं। अब यही सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त घूमता रहेगा। युवराज, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है।
मुझे पक्का यकीन है कि राजकुमारी नीलम जल्द ही आपकी पत्नी बनेगी। इतना कहकर विलोचन राजकुमार से विदा लेकर वहां से चला गया। शोभापुर राज्य वापस आकर विलोचन सोचने लगा। अब राजकुमारी नीलम से अकेले में कैसे मिला जाए। अचानक उसे याद आया, राजकुमारी नीलम रोज सुबह गौरी माँ की पूजा करने के लिए अकेले ही मंदिर जाती है। राजकुमारी से अकेले मिलने का वही एक मौका है। दूसरे दिन सुबह सुबह विलोचन राजकुमार की तस्वीर लेकर गौरी माता के मंदिर की तरफ जाने लगा और मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर खड़ा हो गया। और कुछ ही देर के बाद राजकुमारी नीलम का रथ दौड़ता हुआ वहां आ रहा था। विलोचन ने आवाज लगाई, राजकुमारी जी जरा सुनिए, रथ को रोकिए। ये सुनकर राजकुमारी नीलम ने घोड़ों की लगाम खींची और कहने लगी, तुम कौन हो? राजकुमारी जी, मैं आपके ही नगर में रहने वाला विलोचन चित्रकार हूँ। मैं आपको अपने द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर भेंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको आवाज दी। इतना कहकर विलोचन ने राजकुमार यशपाल की तस्वीर राजकुमारी नीलम को पकड़ा दी। जैसे ही राजकुमारी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वो सोचने लगी, ये तो कोई तेजस्वी राजकुमार लगता है। तभी वो तस्वीर से कहने लगी, राजकुमारी नीलम, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? ये सुनकर राजकुमारी नीलम हक्की बक्की रह गई और चित्र को देखते हुए कहने लगी, ये कैसी अजीब बात है, ये तस्वीर तो मनुष्य की भांति बोल रही है। विलोचन, ये क्या बेहुदा हरकत है? इस तस्वीर ने हमसे ऐसा बेहुदा सवाल क्यों पूछा? राजकुमारी जी, इस तस्वीर ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? शेरपुर राज्य तो हमारे दुश्मन का राज्य है। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की खानदानी दुश्मनी मिटाने के लिए ही आपका और राजकुमार का विवाह होना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी यह सब विधाता ने लिखा है, यह विवाह तो होकर रहेगा। राजकुमारी जी, दोनों राज्यों की भलाई इसी में है कि आप इस विवाह को मंजूरी दे दे। ठीक है विलोचन, अभी तुम जाओ, मैं महल जाकर इस बारे में विचार करूंगी। फिर विलोचन वहां से चला गया। राजकुमारी ने मंदिर में जाकर गौरी माँ के दर्शन किए और फिर राजकुमार की तस्वीर लेकर महल में अपने कमरे में वापस आ गई और सोचने लगी, मैं एक अच्छे पति की प्राप्ति के लिए रोजाना गौरी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती हूँ और मंदिर जाते हुए रास्ते में ही मुझे विलोचन मिला था। तो क्या स्वयं गौरी माँ की भी यही इच्छा है? क्या सचमुच मेरा विवाह शेरपुर के युवराज से ही होगा? फिर उसने एक नजर राजकुमार की तस्वीर पर डाली और अपने आप से कहने लगी, कुछ भी हो, राजकुमार तो बहुत ही सुंदर है। इधर विलोचन एक बार फिर से उन महात्मा जी की कुटिया में जा पहुंचा और कहने लगा, ऋषिवर, अब मेरे लिए क्या आदेश है? विलोचन, राजकुमारी नीलम और राजकुमार दोनों एक दूसरे के चित्रों को देख चुके हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर चुके हैं, परंतु क्योंकि दोनों राज्यों के बीच दुश्मनी है, इसलिए वह किसी से भी इस विवाह के बारे में बात नहीं करेंगे और मन ही मन में कुढ़ते रहेंगे। इस कारण से उनकी सेहत बिगड़ेगी और वह दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम्हें शोभापुर के राजा हुकुम सिंह के पास जाना होगा और उनसे कहना है कि तुम राजकुमारी की बीमारी का इलाज जानते हो। महात्मा जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इधर राजकुमारी नीलम सचमुच उदास रहने लगी थी और सोचने लगी थी, ये मैं अपने दिल में कैसा रोग लगा बैठी हूँ। ना तो मैं तस्वीर देखती और ना उसके प्यार में पड़ती। पता नहीं मेरा विवाह राजकुमार के साथ होगा भी या नहीं। ये सोचकर राजकुमारी दुखों के सागर में डूब गई, यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। एक दिन राजकुमारी के कमरे में जाने के लिए एक दासी ने बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। ये देखकर दासी बहुत परेशान हो गई
और सोचने लगी। क्या बात है, आज राजकुमारी जी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे जल्दी ही इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। वो दौड़ी दौड़ी राजा हुकुम सिंह के पास पहुंची और कहने लगी, अब महाराज, राजकुमारी जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन इन्होंने नहीं खोला। ये सुनकर राजा उसी समय राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने भी कई बार दरवाजा खटखटाया, कई आवाजें लगाईं, परंतु राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर राजा हुकुम सिंह परेशान हो गया और सोचने लगा। इन दिनों राजकुमारी नीलम को न जाने क्या हो गया है। न वह किसी से बोलती है न हंसती है। वैद्य जी को भी इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं पता चल रहा। आज तो राजकुमारी ने अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। उसी दिन राजा ने अपने नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी कोई राजकुमारी के बंद कमरे का दरवाजा खुलवाए, उसकी बीमारी का इलाज करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये घोषणा चित्रकार विलोचन ने भी सुनी और वह महाराज हुकुम सिंह के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने आपकी मुनादी सुनी और उसे सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। महाराज, समुद्र पार मेरा एक दोस्त रहता है जो राजकुमारी नीलम के कमरे के बंद दरवाजे को खुलवा सकता है और राजकुमारी के रोग से भी उन्हें छुटकारा दिलवा सकता है। तो तुम जल्दी से समुद्र पार जाकर अपने दोस्त को बुला कर लाओ। तुम्हारी इस यात्रा का सारा इंतजाम हम करेंगे। चित्रकार विलोचन उसी दिन राजा के दिए हुए समुद्री जहाज में बैठकर शेरपुर के लिए चल दिया। कुछ ही दिनों में उसका जहाज शेरपुर पहुंच गया। वो महल में पहुंचकर राजकुमार से मिला और बोला, राजकुमारी नीलम की हालत ठीक नहीं है। तस्वीर देखने के बाद वो गुमसुम सी रहने लगी है। यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये सुनकर राजकुमार चिंता में पड़ गया और कहने लगा, यह तो अच्छा नहीं हुआ विलोचन। यहाँ तक कि वह अपने कमरे का दरवाजा भी बंद करके बैठी है। बहुत कोशिश करने के बाद भी राजकुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। सभी लोग दरवाजा खुलवाने की कोशिश करके हार गए, परंतु किसी को भी इस काम में सफलता नहीं मिली। इसलिए अब मैं लेने के लिए आया हूँ। मेरे साथ चलो और शोभापुर पहुंचकर राजकुमारी की कमरे के बंद दरवाजे खुलवाए। क्या मैं शोभापुर चलूं? इसमें हर्ज ही क्या है युवराज? लेकिन अगर राजा हुकुम सिंह को इस बात का पता चल गया कि मैं शेरपुर का राजकुमार हूं तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप वहां पर वेश बदल कर जाएंगे। तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं अपने पिताजी को इस बात की सूचना दे दूं। फिर राजकुमार ने एक सिपाही को बुलाया और उससे कहा, मैं एक जरूरी काम से समुद्र पार जा रहा हूं। तुम इस बात की सूचना पिताजी महाराज को दे देना। अब राजकुमार यशपाल समुद्री जहाज में बैठकर शोभापुर राज्य के लिए चल दिया। जब वो लोग शोभापुर राज्य के समुद्री तट पर पहुंचे तो विलोचन बोला, राजकुमार, आपने यह अपनी क्या हालत बना रखी है? विलोचन, जब से हमने राजकुमारी नीलम की तस्वीर देखी है तब से मैं राजकुमारी के ख्यालों में कैद हो चुका हूं। न खाना अच्छा लगता है और न पीना। बस हर समय यही बात सोचता रहता हूं कि किसी न किसी तरह से मैं राजकुमारी को पालूं। राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही राजकुमारी नीलम से आपका मिलन होगा। इसी उम्मीद में मैं आज तक जी रहा हूं विलोचन। विलोचन ने युवराज को कुछ कपड़े देते हुए कहा, राजकुमार, आप यह कपड़े पहन लीजिए। यह कपड़े पहनने से आप एक ज्ञानी साधु लगेंगे। फिर राजकुमार ने वो कपड़े पहनकर एक साधु का वेश बना लिया। उसे देखकर विलोचन कहने लगा, वाह राजकुमार, आप तो सचमुच कोई बड़े ही ज्ञानी साधु लग रहे हैं। अब आपको राजा हुकुम सिंह तो क्या, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। विलोचन उसी समय राजकुमार को अपने साथ लेकर हुकुम सिंह के पास जा पहुंचा।
महाराज, यही है मेरा मित्र जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। राजा हुकुम सिंह अपने हाथ जोड़कर साधु बने हुए यशपाल से कहने लगा, रिसीवर, आप किसी भी तरह से राजकुमारी की कमरे के बंद दरवाजे खुलवा दीजिए और जल्द ही उसे स्वस्थ कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो इस काम के बदले में आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं वह दूंगा। यह मेरा वचन है। महाराज, मुझे आपके वचन पर पूरा विश्वास है। आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूं, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं राजकुमारी के कमरे का बंद दरवाजा खुलवाता हूं। परंतु महाराज, राजकुमारी की कमरे के नजदीक सिर्फ मैं और बिलोचन ही जाएंगे। राजा ने विनम्रता से कहा, ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद राजकुमारी के कमरे के बाहर आकर वो दोनों रुक गए और फिर राजकुमार यशपाल राजकुमारी नीलम को पुकारने लगा और बोला, राजकुमारी नीलम, दरवाजा खोलिए। मैं शेरपुर का युवराज यशपाल तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा हूँ। कुछ ही पलों के बाद वो दरवाजे का कमरा खुल गया और राजकुमारी कहने लगी, क्या तुम सचमुच युवराज यशपाल हो? हाँ राजकुमारी, मुझे तुम तक पहुंचने के लिए यहाँ साधु का वेश धारण करना पड़ा और तुमने यह अपनी क्या हालत बना रखी है। राजकुमार, आप राजकुमारी के साथ कमरे में जाइए। मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर पहरा देता हूँ। ठीक है विलोचन, परंतु तुम सावधान रहना और अगर कोई इस तरफ आए तो हमें इशारा कर देना। इसके बाद साधु बना हुआ राजकुमार और राजकुमारी दोनों कमरे के अंदर चले गए। राजकुमार कहने लगा, राजकुमारी, यह क्या पागलपन है? क्यों खाना पीना छोड़कर जीते जी मरने का इरादा है? युवराज, तुम्हारे बिना जीकर भी मैं क्या करूंगी? ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहो। अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जिंदा रहते तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। हम जिंदा रहेंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। राजकुमारी उदास होते हुए कहने लगी, युवराज, ये तो संभव नहीं है। मेरा और तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। राजकुमारी, कल दरबार में मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तब तुम देखना कि तुम्हारे पिताजी अपनी खुशी से ही तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने को तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर राजकुमारी का चेहरा खिल गया और वो बोली, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ राजकुमारी, ऐसा ही होगा। अब तुम कुछ खाना खा लो ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ ताकत आ सके। इस घटना के दूसरे दिन विलोचन साधु बने हुए राजकुमार के साथ राजा के दरबार में हाजिर हुआ। तब राजा कहने लगे, ऋषिवर, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपकी कोशिशों की वजह से ही हमारी बेटी ने अपने कमरे का बंद दरवाजा खोला और खाना भी खा लिया। अब आप बताइए कि इनाम में मैं आपको क्या दूं? महाराज, मैं जो भी आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे वही देंगे? मैं वचन दे चुका हूं, मांगो। तुम क्या मांगते हो? सुनिए महाराज, मुझे राजकुमारी नीलम चाहिए। ये सुनकर राजा चौंक गया और बोला, क्या तुम्हें राजकुमारी चाहिए? हाँ महाराज, मैं राजकुमारी नीलम से विवाह करना चाहता हूँ। इसी समय और इसी जगह पर राजकुमार की बात को सुनकर राजा सोच में पड़ गया और बोला, यह आपने क्या मांग लिया ऋषिवर? ऋषिवर, मैं आपको वचन दे चुका हूँ, इसलिए राजकुमारी नीलम का विवाह आपके साथ करने से मैं मना नहीं कर सकता। मैं अभी राजकुमारी को दरबार में बुलाता हूँ। और फिर जयमाला एक दूसरे को पहनाकर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया। इसके बाद राजा ने कहा, ऋषिवर, आप इतना तो बता दीजिए कि आप हमारी बेटी को विदा करके कहां पर लेकर जाएंगे? महाराज, मैं शेरपुर राज्य का निवासी हूं, इसलिए मैं राजकुमारी को लेकर शेरपुर ही जाऊंगा। ये सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, क्या आप शेरपुर के रहने वाले हैं? हाँ महाराज, मैं शेरपुर का राजकुमार यशपाल हूँ।
ये राजा हुकुम सिंह पर जैसे बिजलियां गिर गईं। वो गुस्से में आकर बोला, तो तुम हमारे दुश्मन के बेटे हो। अब दुश्मनी कैसी महाराज, अब तो मैं आपका दामाद बन चुका हूँ। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, एक दुश्मन के बेटे से हमारी बेटी का विवाह हो गया। हुकुम सिंह अब बुरी तरह से परेशान हो चुका था और फिर मन ही मन कुछ फैसला लेने के बाद वह राजकुमार यशपाल से कहने लगा, बेटा यशपाल, अब तुम हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दामाद हो। इसलिए सालों से चली आ रही तुम्हारे और हमारे खानदान के बीच की दुश्मनी को आज मैं मिटा कर ही रहूंगा। वह कैसे महाराज? बेटा, यह जो मेरे सिर पर तुम मुकुट देख रहे हो, यही सारे झगड़े की जड़ है। वर्षों पहले हमारे परदादा ने तुम्हारे परदादा के राज्य पर आक्रमण किया था और उस युद्ध में तुम्हारे परदादा हार गए थे। तब हमारे पूर्वज तुम्हारे खानदान का यह शाही मुकुट छीनकर अपने राज्य शोभा में ले आए थे। बस तब से ही तुम्हारे और हमारे खानदान के बीच में दुश्मनी चली आ रही है। बेटा यशपाल, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों का शाही मुकुट तुम्हें सौंपकर बरसों से चली आ रही इस दुश्मनी को खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए राजा ने मुकुट राजकुमार को सौंप दिया। लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। राजकुमार ने राजा से मुकुट ले लिया और राजकुमारी नीलम के साथ शेरपुर राज्य के लिए रवाना हो गया। विलोचन, तुम्हारे ही कारण दो दुश्मन राज्य अब मित्र बन चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हें अपना शाही चित्रकार नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे दरबार के एक दरबारी रहोगे और साथ ही मैं तुम्हें 10,000 सोने की असरफिया भी इनाम के तौर पर देता हूँ। इनाम पाकर विलोचन भी बहुत खुश था। उसने राजा का धन्यवाद किया। अब वो राजा हुकुम सिंह के दरबार का एक शाही चित्रकार और एक दरबारी बन चुका था। उसका सोया हुआ भाग्य जाग चुका था। उसकी बाकी की जिंदगी बड़ी सुख और शांति से बीतने लगी।